स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानकारी दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी में जो हम वर्क पावर एनर्जी में स्पेशली टॉपिक्स हमारे रेलिवेंट होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे और अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से कि पोटेंशियल एनर्जी चीज़ क्या है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो पार्टिकल्स की प्लेसमेंट के कारण इस सिस्टम में आती है। कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अपनी अपनी स्पेसिफिक लोकेशंस पे। तो इन पार्टिकल्स की प्लेसमेंट के कारण इस सिस्टम में एक एनर्जी बन जाती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर ये पार्टिकल्स अपनी जगह से रीलोकेट हो जाएंगे इस तरह से, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाती है। इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो एक ऐसी एनर्जी है जो कि सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है और पर्टिकुलरली वो कन्फिगरेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो किस पे डिपेंड कर रही है? कन्फिगरेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। इफ द कन्फिगरेशन चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम प्यार से U से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होगी? जूल, ऐसा लिखा जाएगा। इसके साथ साथ हम आज ये भी जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के बीच आपस में क्या रिलेशन होता है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कैसे आती है, यूजुअली यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बातें करेंगे। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो इनके साथ एसोसिएटेड होती है वो आपस में एसोसिएटेड है कैसे। चलिए इसको वन बाय वन जानते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो तब सामने आती है जब यहाँ पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इफ देयर इज एनी कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। कि जहाँ पर भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम में आ जाती हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होंगी यहाँ पर? हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड स्प्रिंग फोर्स जो है, ये दोनों के दोनों फोर्सेस कैसी हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो इन फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। दो एनर्जीज हैं। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वर्क डन करती है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स भी वर्क डन करती है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। और इनके साथ एसोसिएटेड एनर्जीज भी हैं जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बड़ा अच्छे से बात याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी उसके साथ एसोसिएटेड कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की ज़रूर होती है। ज़ीरो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सिस्टम की कभी पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सिस्टम में एज ए एनर्जी स्टोर होती है। किसके कारण स्टोर होती है? फोर्स के कारण। कौन सी फोर्स के कारण? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। कैसे? वर्क डन से। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा? सिस्टम में क्या स्टोर होता है? एनर्जी स्टोर होती है। सिस्टम में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसके कारण होगी? ड्यू टू फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस के कारण? कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण होगी। और कैसे होगी? बाय द वर्क डन। वर्क डन मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ना एक एबिलिटी है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है?
पोटेंशियल एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस ने जितना वर्क डन किया है उनके कारण सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि कैसा होगा। जैसे मान लो कि ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है ना, और हमने एक भारी सा स्टोन जो है जिसका मास m है वो एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये h हाइट पे चला गया। अब याद रहे कौन सी फोर्स के कारण ये गया है, बाय एक्सटर्नल फोर्स के कारण गया है। तो देखो यहाँ हुआ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर हम लगा रहे हैं और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये किसके अपोजिट लगाई जा रही है, ये कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट लगाई जा रही है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है। बड़े आसानी से ये सवाल को समझना, इस एग्जाम्पल को समझना। ये कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर जो इस सिस्टम पे लग रही थी, ये जो स्टोन है इसके ऊपर लग रही थी, वो कौन सी थी, ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि mg था और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। उसके अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया इस मास को h हाइट पे लेके जाने के लिए। सो अभी क्या हुआ है, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। देखो जो पहले बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उनको बड़े आराम से धीरे धीरे चीज़ों को लिख के समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। कहीं मैं चैनल देखता हूँ उसमें टीचर ऐसे बोलता जाता है कि उसको खुद नहीं पता लगता कि वो बोल क्या रहा है। अब बहुत सारे हैं जो वन शॉट वीडियो बनाते हैं 8-8 घंटे की, 9-9 घंटे की स्क्रीन देख के बोलते रहते हैं, उनको कई बार खुद ही नहीं पता लगता। तो मेरा ये मानना है कि चिल्लाओ कम, समझाओ ज़्यादा और आराम से प्यार से, क्योंकि बच्चा पहली बार ही पढ़ रहा है। 7 घंटे में सिलेबस ख़त्म करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि जितना लिख रहे हो, जितना बोल रहे हो, वो बच्चे को समझ आए, बच्चे के दिमाग तक पहुँचे। सो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, वर्क डन किया है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई गई है और कंजर्वेटिव फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स हो गई अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। इसने जितना वर्क डन किया, जब भी कभी वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करेगा अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो ऐसा होने पर सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाती है। वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा होने पे क्या हो जाएगा, सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोला जाता है। देन पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए ना। देख भी लेते हैं कैसे होगा, या इसका अपोजिट। चलो इतना तो हो गया कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा जब भी कभी एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, एक्सटर्नल फोर्स लगानी कितनी पड़ेगी, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है इट्स मस्ट बी जस्ट एज इक्वल टू ओवरकम द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड की लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, और एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, mgh, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि पॉजिटिव आया है। डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वर्क डन पॉजिटिव आ गया। अब अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करती है तो सिस्टम की एनर्जी का लॉस होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रही है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स,
तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या करता है, गेन करता है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, सिस्टम ने पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया है। कब गेन किया है, जब एक्सटर्नल फोर्स ने सिस्टम पे वर्क डन किया। ठीक, इतनी बात। जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा तो क्या होगा, ये यहां से पार्टिकल नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये नीचे लाएगा इस ऑब्जेक्ट को। तो जब ऑब्जेक्ट को नीचे लाएगा, ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड पे इस पार्टिकल की, इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। मतलब कि पहले अगर यहाँ पर 100 जूल थी तो ग्रेविटी के कारण क्या हो गया, ये ग्राउंड पे आ गया और वहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी हो गई, ज़ीरो। 100 से ज़ीरो, तो लॉस हुआ ना, किसके कारण हुआ, जब वर्क डन किसने किया, कंजर्वेटिव फोर्स ने किया, या फिर हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स ने जब वर्क डन किया। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जब भी कभी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करता है, whenever conservative force do work on the system, then potential energy of the system decreases. Potential energy of the system डिक्रीजेस। देखो, मेरा इस सीरीज़ को चलाने का टारगेट एक ही है कि बच्चों को फिज़िक्स समझाना, और ये मेरा वादा रहा कि आपको फिज़िक्स आके ही रहेगी अगर आप मेरी बोली हुई बातों को फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, इन बातों का आप वाकई ध्यान में रखिए, फिज़िक्स को अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, और कुछ अगर नहीं समझ आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताना कि आपको क्या बात समझ नहीं आ रही है। चलिए, कैसे ये बात कैसे कारगर होती है कि जैसे यही था, हमारे पास एक मास था और अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहाँ पर आ गया, ग्राउंड पे आ गया ना। तो ये ग्राउंड जो होता है उसको हम कंसीडर करते हैं रेफरेंस लेवल। और पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक मज़ेदार ये बात रहती है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक ऐसी पोजीशन पूरे यूनिवर्स में डिसाइड करनी होती है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो आए। और वो जो पोजीशन जो हम डिसाइड करते हैं कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, वो हम पे निर्भर करता है कि हम वो कौन सी पोजीशन लेते हैं, है ना। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन। और यहाँ पर मुझे क्या लगा कि अगर मैं ग्राउंड को पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान लेता हूँ, ये रेफरेंस लेवल बना लिया, तो रेफरेंस लेवल का मतलब यूजुअली क्या होता है, अर्थ का सरफेस या ग्राउंड। ठीक है, अर्थ सरफेस, या फिर यहाँ पर मैं इसको ग्राउंड भी कह देता हूँ। तो क्या माना जाता है कि ये रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम्ड टू बी ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम्ड टू बी ज़ीरो। तो अगर रेफरेंस लेवल पे ये ज़ीरो है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एक्ट डन करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h। तो कितना वर्क डन हुआ यहाँ पर आप देखोगे, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट mgh। इतना वर्क डन हो गया ना। अब इतना वर्क डन हो गया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करती है तो सिस्टम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन किया है, तो ये जो स्टोन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और किसके, ग्राउंड पे आ जाएगा ये, द स्टोन कहाँ पर आ गया, रेफरेंस लेवल। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम ज़ीरो। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब भी कभी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा, है ना, तो एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है। याद रखिएगा इस बात को, एनर्जी डिक्रीजेज या एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, अब इस बात को लिखा कैसे जाए, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि
अभी मैंने आपको ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ से ये हो गया कि वर्क डन जब भी कभी ग्रेविटी के कारण होगा तो लॉस होगा किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा ऐसे। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस, इंडिकेट लॉस। सिमिलरली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को भी लिखा जा सकता है, सिमिलरली स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी U है ना, उसका फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स रिलैक्स पोजीशन। तो ये है स्प्रिंग का केस, और स्प्रिंग के केस में भी वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर मैं कहूँगा तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। थोड़ी सी एग्जांपल देख के आपको बताता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग है और इसके साथ एक ब्लॉक है अपनी नेचुरल लेंथ पे, ठीक है, ये होगी इसकी नेचुरल लेंथ, L0 लिख दिया मैंने, नेचुरल लेंथ, ये ब्लॉक का मास m हो गया। अब क्या किया गया, अब इसी ब्लॉक को मैं कंप्रेस करता हूँ। जैसे मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, ये सिचुएशन आ गई और यहाँ पर ब्लॉक आ गया, ठीक, m। तो ये कितना कंप्रेस हो गया, आप देखोगे ये इतना कंप्रेस हो गया है, x ये कंप्रेस हुआ है। ये अपने आप तो कंप्रेस हुआ नहीं होगा, है ना, किसी ने ऑब्वियसली फोर्स लगाई होगी। तो जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है वो फोर्स कौन सी होगी, एक्सटर्नल, आपने लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगी ना इस डायरेक्शन में, तो वो उसने क्या किया, ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया बाय द डिस्प्लेसमेंट x। तो ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया x से फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ, या रिलैक्स्ड पोजीशन भी कहा जा सकता है, रिलैक्स्ड पोजीशन, ठीक है, इतनी बात समझ आती है हमें। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगी, तो इस एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन कितना किया इसने, एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क डन किया यार। अब क्या हुआ कि अब आप देखोगे कि इतना वर्क डन के कारण ब्लॉक कहाँ पर आ गया, ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया है। और अब आप सब जानते हैं कि बी पोजीशन पे जो ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक से इस एक्सटर्नल फोर्स को हटाया जाता है, बी पोजीशन पे जो ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक से एक्सटर्नल फोर्स को हटाया जाता है तो ये ब्लॉक इधर दौड़ेगा, राइट साइड पे दौड़ना शुरू कर देगा, राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, राइट साइड पे एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। किसके कारण ये चलना शुरू हो गया, क्योंकि स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर हो रखी है। जब हमने इसको ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन पे लेके आए हैं, तो यहाँ पर स्प्रिंग की एनर्जी, यहाँ पर ए सिचुएशन में, रिलैक्स सिचुएशन में स्प्रिंग में कोई भी एनर्जी नहीं थी, बट बी सिचुएशन में यहाँ पर स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है एक्स से, तो इसमें एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है स्प्रिंग में। ये स्टोर कैसे हुई, किसने कराई स्टोर, बाय द वर्क डन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि जब भी कभी वर्क डन होगा अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स मैं बात यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो राइट साइड पे है और डिस्प्लेसमेंट हुई है लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो वेन एवर द वर्क डन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। बात याद रखिए, ये वाली सिचुएशन मैं फिर से बड़े अच्छे से लिख रहा हूं, क्या है, वेन एवर द वर्क डन against the conservative force, स्पेलिंग्स पे मत जाना यार मेरे ना, मेरा बस होता है कि जल्दी जल्दी लिख दूं मैं, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, देन द पोटेंशियल एनर्जी, देन द पोटेंशियल एनर्जी
इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। ठीक, ये बात आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई है जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना। ये एनर्जी स्टोर किसके कारण हुई है? एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई हुई, उसके कारण हुई है। जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूँगा तो उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स तो एक्ट कर ही रही है। ये देखो, स्प्रिंग फोर्स तो एक्ट कर ही रही है राइट साइड पे। जैसे ही इस एक्सटर्नल फोर्स को मैं रिमूव करता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स के कारण ये ब्लॉक किधर जाएगा? राइट साइड पे चला जाएगा और स्प्रिंग फिर से अपनी रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा। रिलैक्स पोजीशन पे आने का मतलब क्या हुआ कि फिर से स्प्रिंग के पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो इस ब्लॉक को यहाँ से रिलैक्स पोजीशन पे कौन लेके आया? स्प्रिंग की फोर्स लेके आई, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स ही राइट साइड पे एक्ट कर रही है। तो स्प्रिंग की फोर्स इसको लेफ्ट साइड पे लेके आई, रिलैक्स सिचुएशन में लेके आई, और डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड पे है, स्प्रिंग की फोर्स भी राइट साइड में है। इसका मतलब वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स के कारण क्या हुआ? स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी उसका लॉस हो गया, है ना। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको फिर से सिचुएशन बना के दिखा देता हूँ कि ब्लॉक फिर से कैसा चला गया? रिलैक्स सिचुएशन में चला गया ना। किसके कारण गया? कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, और किसने किया यह डिस्प्लेसमेंट? स्प्रिंग की फोर्स ने किया, है ना, स्प्रिंग की फोर्स ने किया। तो जब ये रिलैक्स्ड पोजीशन में आ गया, रिलैक्स पोजीशन में आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। तो ये एज्यूम्ड किया जाता है या इसको रेफरेंस माना जाता है। स्प्रिंग के केस में रिलैक्स पोजीशन पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, इसको रेफरेंस माना गया है। कंप्रेस होगा या एलोंगेट होगा स्प्रिंग, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कंप्रेस अपने आप नहीं होता है, एलोंगेट भी अपने आप नहीं होता है। कंप्रेस या एलोंगेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, दैट फोर्स मस्ट बी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। और मैंने अभी अभी आपको बताया है, जब भी कभी वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। बड़े अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको इस डायग्राम में समझाया है। आई होप कि अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि सिस्टम में एनर्जी स्टोर कब होती है और सिस्टम में एनर्जी लॉस कब होता है। जब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, है ना। ये देखो, यहाँ पर इस सिचुएशन में मैंने यही बताया है आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसने वर्क डन किया है? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स हुआ है, स्प्रिंग फोर्स हुआ है, और उसके कारण क्या हो गया? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। तो बड़ा अच्छा से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये वर्क डन आ गया कि वर्क डन किसके कारण? स्प्रिंग के कारण। क्या होता है? लॉस का मतलब नेगेटिव साइन और डेल्टा यू, ऐसे, ठीक, कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लॉस हुआ है, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। डेल्टा यू का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, याद रखिएगा हमेशा इस तरह से। अब देखो, मैंने 2 रिजल्ट लिख दिए, है ना। ये स्प्रिंग की होगी, एक तो मैंने लिखा ये जो ऊपर लिखा हुआ है, और एक मैंने पहले भी लिखा था। वो क्या लिखा था? वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, ऐसे। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं देखता हूं तो मैं एक कॉमन रिजल्ट लिख सकता हूं। वो क्या लिख सकता हूं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास। अगेन, नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है? लॉस के बारे में बताता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे। तो हम एक ये एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं
कि हमारे पास एक, फ़र्ज़ करो कि एक पेंडुलम था इस सिचुएशन में, अपनी नॉर्मल सिचुएशन में था, तो उसका ये एक रेफरेंस लेवल था, है ना, ये उसका रेफरेंस लेवल था। अब ये पेंडुलम को हम यहाँ पर ले आए हैं थीटा एंगल से, तो इसमें कितना चेंज आया है पोटेंशियल एनर्जी में वो देखना है। तो जब ये पेंडुलम इस पोजीशन से ऐसे आया है तो इसने कितना हाइट गेन किया होगा ना, ये भी एल था और ये भी क्या था, एल था। ठीक, थीटा के साथ वाला टर्म ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस ऑफ थीटा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये हाइट उसने गेन किया है, इतना हाइट उसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी पे जब गया है बॉब। और ये एच कितना होगा फिर, एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच हो जाएगा एल माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। सो एच इज इक्वल टू एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ज़रूरत पड़ने पे हम एच की वैल्यू को यूज़ करेंगे। रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ज़ीरो होती है ना। बी पॉइंट पे जो कि फाइनल पोजीशन में इसको मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या लिखेंगे, एम जी एच लिखेंगे, एम जी एच लिखा जाएगा ऐसे। ठीक, ये लिख दिया गया। तो अब देखो कि चेंज कितना आया, है ना, ये भी तो देखना ना कि इसमें चेंज कितना आया है। फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है मुझे, तो लिख देते हैं यहाँ पर। या फिर अगर मैं लिखूँ कि वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन तो आपको पता है ऊपर की तरफ गए हैं तो नेगेटिव हुआ होगा। ठीक है, चलो वैसे लिख लेते हैं, अगर आपको ये थोड़ी दिक्कत है एमजीएच से तो, है ना। ये यू फाइनल है, देखते हैं क्या है, कितना वर्क डन हुआ बेटा। वर्क डन आप लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, नेगेटिव हुआ है, एम जी और एच हुआ है, क्योंकि एम जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, एम जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था और एच अपवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए वर्क डन नेगेटिव हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है ना, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एच है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, और कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है -1। इतना वर्क डन हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन दिस। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वर्क डन पहले लिखते हैं, माइनस एम जी एच इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, सो एम जी एच इक्वल्स टू डेल्टा यू आ गया। अब डेल्टा यू कितना, एम जी एच, एच की वैल्यू बेटा कितनी है, अभी अभी हमने देखी थी, ये एच की वैल्यू है, तो पुट कर देते हैं एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इतना। यहाँ तक भी आप क्वेश्चन को रख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको और चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, वो क्या आएगी, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ऐसी आएगी ना। यहाँ पर एक्स ये हो जाएगा, दिस इज एक्स, ऐसे। तो एक तो ये एग्जाम्पल था जिसमें हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट निकाला है, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड जो है वो है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की रॉड है इस तरह से, और वर्टिकल है, क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं कि L है, इसकी लेंथ L लेंथ है। तो आपसे ये पूछा गया कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ये जो यूनिफॉर्म रॉड है, वर्टिकल है, इसका मास m है और लेंथ मैंने आपको बता दिया, लेंथ क्या है, L है। आप चाहो तो कैपिटल L लिख सकते हो, कैपिटल L है। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, अगेन जो रेफरेंस है ये हो गया रेफरेंस लेवल, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्राउंड की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। चलिए, इसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं कंसीडर करूँगा एक छोटा सा एलिमेंट जो कि y हाइट पे है।
इसका छोटा सा टुकड़ा, ये टुकड़ा, और इस टुकड़े की लेंथ हो जाएगी डेल्टा वाई, और इस डेल्टा वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो छोटा सा मास होगा उसको मैं डी एम लिख रहा हूँ। और डी एम कितना होगा, देखो बड़ा अच्छा है, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको मैं सिखा देता हूँ कैसे लिखेंगे। छोटा वाला मास छोटी वाली लेंथ, टोटल मास टोटल लेंथ, ऐसे लिखना है, याद रखना। तो ये छोटा वाला मास किसके बराबर आ गया, m/l dy के बराबर आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालनी है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस स्मॉल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फिर हम पूरी रॉड की भी निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट डी यू है ना, छोटी सी है, क्या है मास डी एम जी एच, एच की जगह यहाँ पर वाई है, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर एम जी एच, याद रखें कि जब भी ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि किस ऊपर लेके जाने में किसने वर्क डन किया, एक्सटर्नल फोर्स ने। तो यहाँ पर डीएम मान लो ग्राउंड रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। और जब भी कभी वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती है। सिस्टम में एनर्जी स्टोर होने का मतलब पॉजिटिव, सिस्टम से एनर्जी निकलने का मतलब लॉस हो रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पर इसलिए पॉजिटिव होगी, है ना। तो ये हो गया एम जी एच। एम की वैल्यू देख लेते हैं, एम कितना होगा, यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, ये हो गया एम जी, इस तरह से। अब टोटल एनर्जी निकालनी है तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो यू हो जाएगा डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा यू। तो इंटीग्रेशन से देखो कुछ टर्म्स तो कॉमन आ जाएंगी, ये टर्म्स तो कॉमन आ गई, और सिर्फ इंटीग्रेशन कितना होगा वाई डी वाई का। लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेके एल तक, है ना। ये कुछ बच्चों को लिमिट्स नहीं लगानी आती हैं, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पर इनिशियल है ना, यहाँ से शुरुआत हुई ना, देखो वाई का एरो यहाँ से चला, यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी थी 0, और टोटल लेंथ यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल, तो लिमिट्स 0 से एल तक जाएगी। तो यू क्या आ जाएगा m/l जी वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से l, तो u इक्वल्स टू m/l जी, तो l स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, एक l टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो mg/l और बाय 2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड, यूनिफॉर्म मास है जिसका। ठीक, एक और सवाल देख लेते हैं, अच्छा सवाल है, आपको उसको भी आना चाहिए। क्या कहता है वो क्वेश्चन कि हमारे पास एक तो रेफरेंस लेवल है, थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, एक मेरे पास स्मूथ सेमी हेमिस्फीयर है, हाँ सेमी नहीं हेमिस्फीयर है, स्मूथ हेमिस्फीयर, देयर इज नो फ्रिक्शन, और इस हेमिस्फीयर में रेडियस है r, और इसके ऊपर एक चेन रखी गई है, क्या रखी गई है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की चेन रखी गई है, इस तरह से ये चेन रखी गई है। और जो चेन की लेंथ जो है, चेन ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म मास, चेन ऑफ यूनिफॉर्म मास, लेंथ जो है चेन की वो L है, और कहता है जो रेडियस है वो बड़ा है इस हेमिस्फीयर का, तो इसका ये वाला एंड यहाँ पर फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, चेन नीचे नहीं गिर रही, स्मूथ है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कैसा है, स्मूथ है, तो लेकिन नीचे नहीं गिर रही। कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस चेन, या कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी stored in the chain। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट लेंगे ना वो
थीटा का वेरिएशन से लेंगे कि थीटा के बाद हम बोलेंगे कि ये थीटा के बाद हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी थीटा का, ये हो गया डी थीटा, डी थीटा, ठीक। और इस डी थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये हाइट पे है स्मॉल एलिमेंट, इतनी हाइट पे है, एच हाइट पे हो गया स्मॉल एलिमेंट, या आप कह सकते हो कि वाई हाइट पे हो गया स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट लिखा है मैंने, ये वाला चेन का, ये स्मॉल एलिमेंट। अब इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा लिखा जाता है, ये रेडियस हो गया, तो ये जो लेंथ कितनी होगी आर डी थीटा, इस स्मॉल एलिमेंट की इतनी सी लेंथ कितनी होगी आर डी थीटा। सबको पता होना चाहिए, आर्क वाला फॉर्मूला लगता है ना, ये आर्क होती है, एल लिखा जाता है, ये थीटा होता है, ये रेडियस होता है, तो थीटा मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू एल, ऐसे। चलिए इतनी बात पता होगी। अब y कितना होगा ये भी पता करना है ना, y का हमें पता करना ही पड़ेगा। देखो थीटा, एक तो है हमारे पास रेडियस, ये तो हो गया रेडियस, और ये हो गया थीटा, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस थीटा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हाइट है जिसको मैंने y लिखा है ना, ये जो y है ये कितना होगा r cos ऑफ थीटा, है ना। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू r cos थीटा हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। चलिए अप्रोच वैसे ही है, स्मॉल मास और फिर उसका स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होगी। इसका स्मॉल मास कितना होगा यार, इसका स्मॉल मास कितना होगा, डीएम कितना होगा। सेम प्रोसेस क्या बताया, छोटा वाला मास छोटी वाली लेंथ, टोटल मास टोटल लेंथ, ये सिखाया ना आपको। तो यहाँ से क्या आ गया, डीएम कितना आ गया, टोटल मास टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय आर डी थीटा, इतना आ गया इसका छोटा वाला मास। इस छोटे वाले मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रेफरेंस लेवल से, दिस इज अवर रेफरेंस लेवल। यहाँ पर रेफरेंस लेवल से छोटे वाले मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या लिखेंगे, mgh लिखेंगे, है ना। तो du इज इक्वल टू छोटा वाला मास g और y, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी छोटे वाले मास की। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेट किया जाएगा, छोटा वाला मास कितना है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, रेडियस डी थीटा, ये हो गया, g हो गया और y हो गया। y की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, r cos थीटा, ये लिखिए ना y की वैल्यू r cos थीटा। चलिए अच्छे से लिखते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म्स को मैं बाहर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। mr² g अपॉन एल इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, इस तरह से। वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो रही है, देखो थीटा कहाँ से कहाँ चेंज होगा, बड़े अब बात समझने वाली है, ध्यान से सीखना इस बात को। यहाँ पर है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, फिर हमें यहाँ से चल के यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, ये थीटा कितना होगा, तो वो सीखना पड़ेगा ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो हम वही आर्क फार्मूला लगाएंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा टोटल एंगल, अब रेडियस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ इसको थीटा डैश लिख देता हूँ, थीटा डैश इक्वल्स टू ये पूरी लेंथ एल, है ना। तो कैसा लिखा जाएगा, देखो ऐसी पूरी चेन है और कुछ ऐसा है, तो अब पूरे एंगल को तो क्या लिखूँगा, मान लो अगर पूरा एंगल थीटा है ना, तो और ये क्या है, सारी लेंथ एल है, ये रेडियस है, तो आर थीटा इक्वल्स टू एल होगा ऐसे। तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाई आर। तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, थीटा का वेरिएशन हो रहा है 0 डिग्री से लेके, है ना, एल बाय आर तक, ये वेरिएशन है थीटा का। क्लियर हो गया। सो u इक्वल्स टू mr² g अपॉन एल, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा
लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mr² G/L। वैल्यूज़ पुट करूँगा अगर मैं तो ये होगा साइन ऑफ L/r माइनस साइन ऑफ 0। साइन 0 0 होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg/r² साइन ऑफ L/r। This is the potential energy stored in the chain placed on the smooth hemisphere। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल था, तो आपको ये समझना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से मैं आज का लेक्चर आपके सामने यहीं तक रखता हूँ ना। अगले लेक्चर में मैं आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए एक दो सवाल सॉल्व करते हुए आगे बढ़ूँगा कि जो स्टेबिलिटी होती है या पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है उसको कैसे देखा जाता है, कर्व से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कर्व को कैसे एनालाइज किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व को, है ना। तो ये बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।